रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी संकल्प के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर है भारत की वनस्पतियाँ, इंडियन वेजिटेशन। भारतीय वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो भारत में वनस्पतियां अलग अलग प्रकार की आपको विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। तो किसी भी क्षेत्र की वनस्पतियां, किसी भी क्षेत्र में नेचुरल वेजिटेशन, ये उस देश की जलवायु और वहाँ के उच्चावच पर निर्भर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्षा और दूसरा होता है तापमान। अगर हम भारत में हिमालय को छोड़ दें तो केवल हिमालय को छोड़कर भारत के सभी भागों में, प्रायद्वीपीय भारत में, भारत के सभी पठारी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वनस्पतियों पर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है वर्षा। और भारत की अधिकांश वनस्पतियां वर्षा का ही अनुसरण करती हैं। जिन क्षेत्रों में जैसी वर्षा होगी उस प्रकार की आपको वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। भारत के उन क्षेत्रों में जहां पर खूब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सदाबहार वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन भारत के वो क्षेत्र जहाँ पर कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर आपको शुष्क और अर्ध शुष्क वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे राजस्थान का मरुस्थली क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग और राजस्थान के पूर्वी भाग में। तो पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थली वनस्पति, जबकि पूर्वी भाग में आपको अर्ध मरुस्थली या अर्ध शुष्क वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। तो वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जो वनस्पतियों को निर्धारित करता है, वनस्पतियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम तापमान देखें तो हिमालय की जो वनस्पतियां हैं, हिमालय की जो वेजिटेशन है, यहाँ पर आपको तापमान का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हिमालय से हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे, वैसे वैसे ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम भारत के फॉरेस्ट, भारत में विभिन्न प्रकार के जो वन पाए जाते हैं उनकी क्या उपयोगिता है, उनके उपयोग क्या हैं, भारत में वनोपज, और सबसे बड़ी चीज़ अभी हर साल आपको पता होना चाहिए, 2 साल में हमारे यहाँ भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के अधीन एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसके द्वारा फॉरेस्ट की रिपोर्ट जारी की जाती है। उसमें भारत की क्या स्थिति है, कौन सा राज्य वन के मामले में क्या स्थिति रखता है, इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में वन रिपोर्ट की। वन रिपोर्ट 2021, आपको पता होना चाहिए 2021 की रिपोर्ट हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2021 की वन की रिपोर्ट आई है। अब जो फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो 2023 में आएगी। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो भारत के वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 24.62% भूभाग पर वनों का विस्तार है। तो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 24.62% भाग पर वनों का विस्तार है। इसका मतलब भारत में 33% से कम भागों पर ही वनों का विस्तार है। और आपको पता होना चाहिए हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, वन नीति है, उसमें कहा गया है कि भारत में पर्यावरण संतुलन के लिए लगभग 33% से अधिक भागों पर वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन ये मैदानी क्षेत्रों में, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 60% क्षेत्र में वनों का विस्तार होना चाहिए। क्लियर? तो ये भारतीय वन जो नीति है, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके आधार पर हमने ये बात की। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, इसका मतलब 2021 से पहले भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट कब जारी की थी? तो 2019 में। तो 2019 से 2021 में, मतलब 2 वर्षों में वनों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो वनों के क्षेत्रफल में 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो इसको आप याद रखिएगा, 2261 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों में ग्रोथ देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वनों का जो विस्तार मिलेगा वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। मैं क्षेत्रफल पर बोल रहा हूं, तो सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश के पास है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया। और मध्य प्रदेश के पास जो फॉरेस्ट एरिया है ये है 2021 के अनुसार 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भाई? 77,493 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो पहला हो गया मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भारत की एक स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर काफी सारा फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। क्लियर? तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वन जो आपको पाए जाएंगे, वन जो देखने को मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ में। तो याद रहेगा आपको, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का क्रम बताइए या नाम बताएं। तो उसमें पहला है मध्य प्रदेश, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है छत्तीसगढ़। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये तो देख लिया हमने भारत में सर्वाधिक वन। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो स्टेट है हरियाणा। कहां पर मिलेगा? हरियाणा में। और हरियाणा की केवल 1603 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही वन पाए जाते हैं। आप देखेंगे हरियाणा, हालांकि हरियाणा एक छोटा ही स्टेट है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि जो फॉरेस्ट एरिया है जो हमको इतना कम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में देखें कितना है? 77,493 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा है। और भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में मिला हमें? हरियाणा में मिला। केवल 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहां पर वन मिलते हैं। हरियाणा के बाद सेकंड नंबर पे सबसे कम वन पाए जाएंगे पंजाब। पंजाब में आप देखिए लिखा हुआ है 1847 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे कम किसका है और कितना है आप ये याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे पंजाब है और थर्ड नंबर पर है गोवा। तो गोवा में 2244 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में आपको वन देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे कम वन क्षेत्र वाला भारत में राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत की, तो भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत, एक तो वन क्षेत्रफल मैंने आपको बोला तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है। और वनावरण प्रतिशत, तो वनावरण प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेट आ जाएगा? मिजोरम। मिजोरम फर्स्ट है। तो मिजोरम के पास जो एरिया है वनों का वो कितना है? 84.5%। इसका मतलब ये यहाँ पर जो मिजोरम राज्य है, इस मिजोरम राज्य में यहाँ के इस राज्य के कुल क्षेत्रफल का, मिजोरम राज्य के कुल क्षेत्रफल के 84.5% एरिया में वन आच्छादित हैं या ये क्षेत्र पूरा का पूरा वनों से ढका हुआ है। क्लियर हुई ये चीज आपको? ये बात क्लियर हुई? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है जबकि मिजोरम अपने क्षेत्रफल के सर्वाधिक प्रतिशत भूभाग पर वन वाला राज्य है। क्या चीज क्लियर है? चलिए, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे नंबर पर है मेघालय में। और ये तीनों ही स्टेट जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो रिपोर्ट आई हुई है भारतीय वन रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार वनावरण में कितनी वृद्धि या किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि या सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की गई है। तो इस दो वर्ष के अंतराल में, मतलब 2019 से लेकर के 2021 के बीच सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि जिस राज्य में दर्ज की गई है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो वनों में ग्रोथ देखी गई है वह है 447 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रहेगा आपको, सबसे ज्यादा कहां पर ग्रोथ देखी गई है? आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वनों में 2 साल में तेलंगाना में। और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि वाला राज्य, फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश फर्स्ट, सेकंड तेलंगाना और थर्ड है उड़ीसा। इसको आप याद रखें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भारत में मैंग्रोव वन भी हैं। और जो मैंग्रोव वन है या ज्वारीय वन है ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत में दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये वन आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन
किन राज्यों में अभी मैंग्रोव वनों की भारत में स्थिति क्या है और किन किन राज्यों में मैंग्रोव वन में ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है, उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंग्रोव वन में अगर हम बात करें, भारत में कुल जो एरिया है वह है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत में कुल मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है भारत के पास जितने मैंग्रोव वन हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव वन है ये काफ़ी कम है। जब ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, ये जो ज्वारी वन होते हैं, इसकी जो वनस्पतियाँ होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और बहुत मजबूत होने की वजह से ये मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। जब साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है या सुनामी आती है, तो ये जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं ये आने वाले साइक्लोन को या सुनामी को रोकती तो नहीं है, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर देती हैं। तो नुकसान को कम करने में इन मैंग्रोव वनस्पति का बहुत अहम रोल होता है। क्लियर? तो हमारे पास एरिया कितना है मैंग्रोव वनों का? केवल 4992 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। 2021 में जो वृद्धि हुई है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मैंग्रोव वनों में वृद्धि दर्ज हुई है। तटीय जो राज्य हैं लगातार इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं कि तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों में वृद्धि हो, और इसलिए 2 वर्षों में 17 स्क्वायर किलोमीटर की मैंग्रोव वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस फैक्ट को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी एग्जाम होंगे, हर एग्जाम के लिए ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन आवरण में वृद्धि, किसके वन आवरण में? मैंग्रोव वनों के आवरण में वृद्धि। तो मैंग्रोव वनों के आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि जिस राज्य में दर्ज की गई है वह है उड़ीसा, पूर्वी तट पर है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड है कर्नाटक। तो याद रहेगा आपको। तो मैंग्रोव वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर कर्नाटक है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था भारतीय वन रिपोर्ट और उसके आधार पर कुछ आंकड़े जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भारत में वनस्पतियों की। अब भारत की जो वनस्पतियां हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि भारत की वनस्पतियां, अधिकांश वनस्पतियां भारत में जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये सारे के सारे वन, ये नेचुरल वेजिटेशन, ये वर्षा का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं? वर्षा का। और वर्षा किसको निर्धारित करती है? किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करती है। मतलब भारत में किस स्थान में किस प्रकार की जलवायु है, तो वहां उस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहां की संरचना कैसी है, वहां उच्चावच कैसा है, ये सारी चीजें वहां की प्राकृतिक वनस्पतियों को निर्धारित करती हैं या प्रभावित करती हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं। अगर हम देखें भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाले जो वन हैं, पहले तो हम भारत के वनों को प्राकृतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटते हैं। अब ये 5 भागों में जो वनों को बांटा गया है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखें, इसमें नंबर 1 पर जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूं। नंबर 1, पहले नंबर पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन नहीं, पहला नंबर नहीं, ये नंबरिंग ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं भाई, है ना। तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, सदाबहार वन। इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ, और चलिए ज्वारी वन, शुष्क वन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, इसका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ये भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। कितनी वर्षा? ऐसे क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। अब भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है? तो देख लीजिए, ये भाई भारत का जो पूरा का पूरा पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, जिसमें खासकर मालाबार तट में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तर में भी आपको यहाँ पर, क्योंकि लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ भी आपको कैसे वन देखने को मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो एक तो हमने देख लिया मालाबार तट। दूसरा क्षेत्र देखें, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है,
ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला, देखो संकेत को देख लीजिए, जिस संकेत का इस्तेमाल हमने यहाँ के लिए किया है उसी संकेत का इस्तेमाल ये 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के लिए भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि यहाँ पर मेघालय है, असम है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है मौसिम राम और चेरापूंजी, वो भी यहीं पर मेघालय में स्थित है। तो चूंकि यहाँ पर 200 और 200 सेंटीमीटर से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तीसरा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है हमारा, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर मिलते हैं। अब एक बात और कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किस किस प्रकार की वनस्पतियां इसमें मिलती हैं। तो देखें, इसमें जो वन पाए जाते हैं उसमें एक वन है जिसका नाम है रोजवुड। तो देखिए यहाँ पर आपको रोजवुड मिलेगा, ये सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और वन मिलेगा जिसका नाम है आबनूस, गुर्जन, नाहर, इसके अलावा सिनकोना, आपने सुना होगा सिनकोना, और नेक्स्ट है बांस, इसके अलावा बेंत और रबर। अब देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ये वन हमने जो देखे जिसका नाम है रोजवुड, आबनूस, गुर्जन, नाहर, सिनकोना, बांस, बेंत और रबर, इन सभी वनस्पतियों का अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल होता है। बहुत उपयोगी वन है ये, जो सदाबहार वनों में पाए जा रहे हैं। अगर हम रोजवुड की बात करें तो ये जो रोजवुड है ये आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा रोजवुड? पश्चिमी घाट में मिलता है। तो पश्चिमी घाट में ये वाला जो क्षेत्र है मालाबार तट, इसके अलावा असम और ये मेघालय वाले क्षेत्र में आपको इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, रोजवुड, आबनूस, ठीक है। अगर हम रोजवुड की केवल बात करें तो पश्चिमी घाट में और असम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका उपयोग अगर हम देखें तो बड़ी मात्रा में इसका उपयोग सजावट के कार्यों में किया जाता है। तो सजावट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, प्लाई बोर्ड बनाने में रोजवुड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मकान बनाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पर लकड़ी की फर्श बनाने के लिए भी रोजवुड वनस्पति का इस्तेमाल होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए, इसके अलावा जो दूसरा वृक्ष है जिसका नाम है आबनूस, मिला आपको आबनूस। अब ये देखिए जो आबनूस है, ये आबनूस कहाँ पर मिलेगा? तो आबनूस के जो वृक्ष हैं ये मालाबार तट में और खासकर दक्षिण भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ पर खूब बारिश होती है, उन क्षेत्रों में आपको आबनूस मिलते हैं। अब ये आबनूस का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी के काम, लकड़ी में जो नक्काशी होती है, नक्काशी बनाने के लिए आबनूस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र जिसको हम बोलते हैं, उसको बनाने के लिए भी इसी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो याद रहेगा आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और नक्काशी के लिए आबनूस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो वृक्ष है सदाबहार वन का, जिसका नाम है गुर्जन। अब ये जो गुर्जन है ये आपको सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और असम में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? भारत के पूर्वी राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे याद रखें, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में चाय की कृषि की जाती है। तो चाय के जो डिब्बे बनाए जाते हैं, चाय के डब्बे बनाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल होता है, गुर्जन का। पश्चिम बंगाल और असम में मिलेगी गुर्जन। इसके अलावा ये जो गुर्जन लकड़ी है इसका इस्तेमाल पैकिंग के लिए भी किया जाता है। तो सबसे बड़ी मात्रा में पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली वनस्पति कौन सी है भाई? गुर्जन। क्लियर है? तो पैकिंग के लिए डब्बे बनाए जाते हैं इस लकड़ी से। इसके अलावा यहाँ पर एक और वनस्पति पाई जा रही है, नाहर। ये भी आपको मालाबार तट और पूर्वी राज्यों में मिलेगी, असम में मिलती है खासकर। और इसका उपयोग नाहर का होता है, ना से नाहर और ना से नौकाएं याद रखो आप। क्या याद रखेंगे? नौकाएं। तो नाहर का इस्तेमाल किस में होता है? नौकाएं बनाने में बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। तो नौकाएं बनाई जाती हैं नाहर लकड़ी से।
इसके अलावा सिनकोना आपको पता होना चाहिए, सिनकोना की जो छाल होती है तो मलेरिया की दवा बनाई जाती है सिनकोना से, ठीक है। तो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। बांस, और आपको पता ही है बांस जो है सदाबहार वन है और ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं बांस। तो ये ज्वारी वनस्पति में भी आपको बांस देखने को मिलेंगे ना। और ये जो बांस होते हैं इनसे बड़ी मात्रा में क्या बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं, है ना। तो कागज उद्योगों में इस्तेमाल होता है बांस। क्लियर हुई ये चीज आपको। चलिए, तो कागज बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करता है हमको बांस। इसके बाद है रबर, तो मानसूनी क्षेत्र में खासकर रबर का इस्तेमाल होगा, रबर के वनों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इससे कागज भी बनाए जाते हैं रबर से, लुगदी भी बनाई जाती है इन वृक्षों से। इसके अलावा टोकरी बनाने के लिए भी इन वनों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पर बेंत भी पाई जाती है भाई, है ना। सदाबहार वनों में बेंत मिलती है। तो ये बेंत जो है, ये आपको बेंत का जो इस्तेमाल होता है रस्सियां बनाने में, चटाई बनाने में, इसके अलावा थैले बनाने में। तो रस्सियां, चटाई और थैले बनाने में किस वनस्पति का इस्तेमाल होता है, बेंत का इस्तेमाल होता है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको। तो ये जितनी भी वनस्पति हमने देखी, ये किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां हैं। और ये किन क्षेत्रों में मिलेगी, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, मतलब ये भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और वो हमने देखा मालाबार तट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत में दूसरे प्रकार की वनस्पति। इसका नाम है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्या नाम है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब ये वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो देखिए, एक तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और एक और वनस्पति है वो भी पर्णपाती वन है, उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और इन वनों को, दोनों ही प्रकार के वनों को मैंने यहाँ पर एक साथ दिखाया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस तरीके से ही दिखाया हुआ है। क्लियर हुई ये चीज आपको। जो पर्णपाती वन किसको बोलेंगे हम, ऐसे वन जो ग्रीष्म ऋतु से पहले शुष्कता के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को, मतलब पेड़ रूपी परिवार को, पानी की आपूर्ति नहीं कर पाते, और पानी की कमी की वजह से पेड़ की कुछ पत्तियां ग्रीष्म ऋतु के पहले गिर जाती हैं। ऐसे वनों को हम क्या, ऐसी वनस्पतियों को हम क्या कहेंगे, पर्णपाती वनस्पति कहेंगे। क्या बात समझ में आई आपको। तो पर्णपाती में दो प्रकार की, एक बोल दिया हमने आर्द्र पर्णपाती, और एक क्या होगी, शुष्क पर्णपाती। तो शुष्क आर्द्र पर्णपाती मतलब जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, शुष्क पर्णपाती मतलब उसकी तुलना में वहां पर वर्षा कम हो रही है। क्लियर हुई ये चीज आपको। चलिए, तो देखें, ये पूरा का पूरा ये अलग तरीके से जो दिखाया हुआ है, ये जो जिस संकेत का हमने इस्तेमाल किया है, इसको अगर हम छोड़ दें प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग को, तो ये पूरा के पूरे क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है, यहाँ पर इसको पर्णपाती वनस्पति या इसी को मानसूनी वन भी कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें दो प्रकार के वन शामिल हैं। क्या ये चीज समझ में आई आपको। चलिए, अब कहाँ मिलेगी ये वनस्पति, तो देख लेते हैं भाई। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो रही है। कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, इन वनों की खासियत ये है कि भारत में सबसे कीमती वन है ये, सबसे कीमती वनस्पतियां यहां पर पाई जाती हैं। और सबसे कीमती वनस्पति इसलिए हैं क्योंकि ये वनस्पतियां बहुत मजबूत होती हैं और आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होती हैं, दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, सुंदर होती हैं, टिकाऊ होती हैं, और मार्केट में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कीमती होती हैं। और इसमें जो वृक्ष हैं वो हैं सागौन, साल, शीशम, चंदन, ये मुख्यतः कीमती वनस्पति हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हल्दू भी मिलेगा, सेमल भी मिलेगा, जामुन भी मिलेगा, और भी आपको कई प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। तो लेकिन मैंने यहाँ पर खास खास वनस्पतियों का उल्लेख किया हुआ है। तो चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सागौन की। सबसे पहले देखें, उष्णकटिबंधीय आर्द्र
पर्णपाती वनों में सागौन, अगर हम सागौन को देखें तो लगभग 70 सेंटीमीटर से, सागौन की मैं बात कर रहा हूं, सागौन लगभग 70 सेंटीमीटर से लगभग 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है उस क्षेत्र में सागौन बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छा सागौन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा सागौन की तो वो हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत और ये पूर्वी भारत में भी आपको बड़ी मात्रा में सागौन देखने को मिलेगा। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सागौन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी सबसे अच्छा जो सागौन होता है, मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है बोरी अभ्यारण्य। ये बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है जो भारत में उच्च गुणवत्ता के सागौन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगर हम सागौन का उपयोग देखें तो सागौन का जो उपयोग है वो बड़ी मात्रा में हमारे घरों में खिड़कियां बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, उनकी चौखट बनाने के लिए, इसके अलावा फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है, सुंदर लकड़ी होती है और दिखने में ये काफ़ी आकर्षक होती है, इसलिए सागौन बहुत कीमती भी है। इसके बाद जो दूसरा वृक्ष आपको इस प्रकार की वनस्पति में देखने को मिलेगा वो है साल का वृक्ष। देखिए, मैंने आपको बोला कि 120 सेंटीमीटर तक सागौन मिलेगा, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपको साल के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो भारत के वो क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहाँ पर आपको साल के वृक्ष बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो पूर्वी भारत जिसमें बंगाल है, असम है, इसके अलावा इधर आ जाइए आप, तमिलनाडु है, केरल है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ भी आपको बड़ी मात्रा में साल के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो याद रहेगा। और साल के वृक्ष का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा जो उपयोग है, ये भी कीमती वनस्पति है, इसका रेलवे स्लीपर बनाने में उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो याद रहेगा आपको। अगर इसका रंग देखें तो ये भूरे रंग की एक कठोर लकड़ी होती है, स्पेशली रेलवे स्लीपर बनाने में और फर्नीचर उद्योग में साल के वनों का उपयोग होता है। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट जो लकड़ी है, सॉरी वनस्पति है, लकड़ी बोलना ठीक नहीं है, वनस्पति बोलना ठीक रहेगा, वो है शीशम। क्या नाम है भाई? शीशम। और शीशम आपको पता होना चाहिए, शीशम जो होता है वो थोड़ा सा काला होता है, ब्लैक कलर इसका होता है शीशम का। और अगर हम शीशम की बात करें तो ये जो शीशम है ये आपको यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर, और इधर फिर आ जाइए तो पश्चिम बंगाल, असम, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक एक पूरी पेटी में आपको शीशम देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल शीशम यही मिलेगा, इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में आपको शीशम मिलता है। क्या खासियत है शीशम की? तो शीशम एक बहुत कीमती वनस्पति है। इसका जो उपयोग होता है शीशम का, जैसा मैंने आपको बताया, ये काले रंग का होता है, काफ़ी सुंदर होता है और इसका उपयोग भी फर्नीचर बनाने के लिए होता है। शीशम की जो लकड़ी होती है वो लचीली होती है और लचीली होने के साथ साथ ये बहुत मजबूत भी होती है। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको, लचीली होती है, मजबूत होती है और इसलिए बड़ी मात्रा में फर्नीचर उद्योग में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुई? अच्छा, इसके अलावा इससे वाद्य यंत्र भी बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। शीशम के बाद जो अगली वनस्पति है इसका नाम है चंदन। और चंदन, जैसा कि आपको पता ही है, चंदन के जो वृक्ष हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जो चंदन है, चंदन ये आपको दक्षिण भारत में खासकर 2 स्टेट में आपको बड़ी मात्रा में मिलेगा। सबसे ज़्यादा चंदन का उत्पादन हमारा कर्नाटक करता है, तो ये जो कर्नाटक स्टेट है यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको चंदन मिलेगा। इसके अलावा उसके तमिलनाडु में, उसके साउथ में तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ भी आपको चंदन के वृक्ष मिलते हैं। तो याद रहेगा आपको, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कैसी वनस्पति है? चंदन का उपयोग आप लोगों को पता ही है। तो जो चंदन है ये काफ़ी ठोस होता है। ठोस होने के साथ साथ अगर हम इसका रंग देखें तो ये
पीले रंग का भी होता है और हल्के लाल रंग का भी होता है। तो चंदन मुख्यतः कैसे रंग का होता है? येलो रंग का होता है, पीला भी होता है और चंदन लाल रंग का भी होता है। और आपको पता होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा सुगंधित वनस्पति है। कैसी? सुगंधित वनस्पति है। अगर कहीं पर चंदन रखा है तो दूर से ही इसकी खुशबू आ जाती है कि भाई चंदन है। तो समझ में आ गया आपको चंदन। तो कर्नाटक याद रखें चंदन के लिए। इसके बाद है हल्दू। हल्दू है, सेमल है। तो हल्दू का क्या इस्तेमाल है भाई? तो लिख सकते हैं आप हल्दू। हल्दू लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है खिलौने बनाने में और नक्काशी करने के लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है। तो खिलौने बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग होता है? हल्दू का। तो याद रहेगा आपको हल्दू। इसके अलावा एक और वनस्पति है यहाँ पर, पलास। पलास है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं भाई। हल्दू के अलावा पलास को भी रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए जो पलास का वृक्ष होता है यहाँ पर लाख के कीड़े छोड़े जाते हैं। लाख के कीट जो होते हैं उनको छोड़ा जाता है और उनको छोड़ करके लाख का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। मतलब इन वृक्षों को, इनकी टहनियों को काटा जाता है, उससे फिर जो हमारे किसान भाई हैं वो लाख निकालते हैं, लाख का उत्पादन करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में उमरिया एक जिला है जहाँ पर लाख बनाने का कारखाना स्थित है। क्लियर? हालांकि पलास के अलावा बेर और जो दूसरी वनस्पतियां होती हैं उसमें भी लाख के जो कीट हैं उनको छोड़ा जाता है। लेकिन पलास जो होती है, पलास स्पेशली फेमस है किसके लिए? लाख के लिए। क्लियर? चलिए, इसके अलावा फिर एक और वनस्पति है जिसका नाम है सेमल। अब ये सेमल का क्या इस्तेमाल है? तो सेमल ये आपको पूर्वी भारत में देखने को मिलेगी, खासकर असम में, बिहार में इसके जो वृक्ष हैं बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इस वृक्ष के फलों से जो कोमल रेशे प्राप्त होते हैं, याद रखें इस फल से जो कोमल रेशे प्राप्त होते हैं उनका उपयोग तकिए बनाने में और गिलाफ बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रहेगा आपको, तकिए बनाने के लिए और गिलाफ बनाने के लिए इसके फलों के कोमल रेशे का इस्तेमाल होता है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? बढ़े आगे। इसके अलावा जामुन। तो जामुन आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो जामुन फल जाते हैं, है ना? बड़ी मात्रा में जामुन के वृक्ष जो होते हैं ऊंचे होते हैं, काफ़ी बड़े वृक्ष होते हैं और आप लोगों ने खाया भी होगा। और आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी है जामुन। तो औषधि गुण इसमें पाया जाता है। तो याद रहेगा आपको किसके लिए? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और खासकर डायबिटीज़ जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। चलिए, तो ये थी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो आपको कहाँ मिलेंगे? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं भारत के सबसे ज़्यादा भूभाग पर इसी प्रकार की वनस्पति, मतलब पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें दो प्रकार की वनस्पति हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब कई बार एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, सुन लीजिए, कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ऑप्शन में रहेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र की जगह हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, और दे देगा अर्ध शुष्क वन। तो क्या लगा के आएंगे? तो आपको लगाना है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन संपूर्ण भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के वन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, और ये वन है शुष्क और अर्धशुष्क कांटेदार वन। शुष्क और अर्धशुष्क कांटेदार वन, इनको शुष्क वन या अर्धशुष्क वन और इन्हें कांटेदार वन भी कहा जाता है। अब देखें, शुष्क और अर्धशुष्क का मतलब क्या है? शुष्कता का मतलब किससे? कम वर्षा वाले क्षेत्र से,
अर्ध शुष्क भी कम वर्षा वाले क्षेत्र से, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत कम बारिश हो रही है, बहुत कम वर्षा हो रही है, वहां पर आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के वन कहाँ मिलेंगे? तो शुष्क वनस्पति वहां पाई जाएगी जहां भारत में लगभग 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा? तो राजस्थान में देखिए जो अरावली क्षेत्र है, ये पूरी की पूरी ये जो वनस्पति है ये वाली, ये किसको दिखा रही है? शुष्क और अर्धशुष्क वनों को। शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वन होते हैं, इसलिए क्या बोला गया इनको? कांटेदार वन, या इनको झाड़ियों के रूप में पाए जाने वाले वन भी कहा जाता है। तो एक तो ये क्षेत्र है इनका शुष्क और अशुष्क वनस्पति का, और दूसरा जो क्षेत्र है वो ये वाला है प्रायद्वीपीय भारत का ये आंतरिक भाग। देखें दोनों में हमने सेम संकेतकों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये एक ही वनस्पति है। तो याद रहेगा आपको, ये भी कैसे वन है? शुष्क अर्धशुष्क वन, और ये भी शुष्क और अर्धशुष्क वन। तो इसमें अंतर ये है, शुष्क वनस्पति वहां पाई जाएगी जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, और शुष्क वनस्पति वहां पाई जाएगी जहां 25 सेंटीमीटर से लगभग 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। क्या चीज समझ में आई आपको? इसका मतलब ये कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क वनस्पति और राजस्थान के पूर्वी भाग में आपको कैसी वनस्पति मिलेगी? अर्ध शुष्क वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए अब ये वन है, इन वनों में कौन कौन से वन आपको देखने को मिलेंगे? तो देखिए भाई यहाँ पर जो वन मिलेंगे इनका नाम है बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस और जेरोफाइट टाइप की वनस्पतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये जो बबूल है, खेर है, खजूर है, ये जो बबूल खैर जो है ये अर्धशुष्क वनस्पतियां हैं, जबकि अगर हम बात करें नागफनी, कैक्टस और जो जेरोफाइट टाइप की जो वनस्पतियां हैं ये शुष्क वनस्पतियां हैं। ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी जहां पर 25 या उससे कम वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हमारे यहाँ हो रही है। ये ऐसी वनस्पतियां होंगी जो झाड़ियों के रूप में होंगी, जिनकी हाइट बहुत कम होगी और इनकी जो जड़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा लंबी होंगी ताकि अधिक गहराई से जल का अवशोषण कर सकें। इसके अलावा इनकी जो पत्तियां होंगी वो कोमल पत्तियां होंगी, मोटी पत्तियां होंगी और कांटों में रूपांतरित होंगी, इसलिए इन वनस्पतियों को कांटेदार वनस्पति भी कहा जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया आपको? तो कांटेदार वनस्पति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? थार के मरुस्थल में, है ना। और कुछ वन जो है यहाँ पर अर्धशुष्क प्रकार के जो वन है वहां भी ऐसे वन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए पांचवें प्रकार के जो वन हैं वो है पर्वतीय वन। अब ये जो पर्वतीय वन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, केवल पर्वतीय वनों को छोड़कर संपूर्ण भारत के जो वन हैं वो वर्षा का अनुसरण करते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के जो वन होते हैं वो तापमान का अनुसरण करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है कि हम धरातल से जब वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं, तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और यही स्थिति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे जैसे तापमान कम होगा, हिमालय क्षेत्र में आपको वनस्पतियों में भी ऊंचाई के साथ साथ भिन्नता देखने को मिलती है। हिमालय के धरातली क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। तो हिमालय का जो निचला हिस्सा है वहां पर सागौन, साल, शीशम के वृक्ष भी पाए जाते हैं, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ आपको ये वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको ऊंचाई के साथ साथ कैसे वृक्ष देखने को मिलेंगे? तो आपको मिलेगा देवदार का वृक्ष, आपको मिलेगा चीड़ का वृक्ष, आपको ब्लू पाइन मिलेगा, इसके अलावा आपको सिल्वर पाइन मिलेगा, ब्लू पाइन भी है, सिल्वर पाइन भी है, फिर आपको वॉलनट मिलेगा, आपको विलो मिलेगी, स्प्रूस मिलेगी और साइप्रस प्रकार की लकड़ियां मिलेंगी। और ये सारी की सारी लकड़ियां पूरे के पूरे हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से लेकर पूर्व तक, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में ही मिलती हैं, क्योंकि हिमालय के निचले क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया कैसी वनस्पति मिलती हैं, उष्ण कटिबंधी वनस्पतियां मिलती हैं। आ गई बात समझ में? चलिए तो देख लेते हैं पर्वतीय वनों में देवदार बार बार पूछा जाता है। देवदार भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रहेगा आपको, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। किस चीज के लिए उपयोगी है भाई देवदार? तो देवदार का जो वृक्ष है, पहले तो मिलेगा कहाँ देवदार, ये भी याद रखो, हिमालय में। तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है, याद रहेगा आपको, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देवदार के जो वृक्ष हैं ये बड़ी मात्रा में मिलते हैं। याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड का। क्या इस्तेमाल होता है इसका? देवदार के वृक्ष का।
तो देवदार के जो वृक्ष होते हैं इनका इस्तेमाल सुगंधित तेल बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो इस्तेमाल बहुत हैं, कई सारे उपयोग हैं, एक वन का एक ही उपयोग नहीं होता, कई उपयोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस चीज़ में हो रहा है? सुगंधित तेल बनाने में हो रहा है। तो याद रहेगा आपको, देवदार का इस्तेमाल सुगंधित तेल बनाने के लिए। दूसरा वृक्ष है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पर मिलेगा और जम्मू कश्मीर में ये वृक्ष आपको जम्मू कश्मीर में चीड़ के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो चीड़ के वृक्ष जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पूरी की पूरी एक पेटी में पाए जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है माचिस बनाने में। चीड़ के वृक्ष से माचिस बनाई जाती है, चाय की पेटियां बनाई जाती हैं, चाय पत्ती रखी जाती है उसमें, और तारपीन का तेल निकाला जाता है इससे। तो याद रहेगा आपको, तारपीन का तेल, चाय की पेटियां और माचिस बनाने में इस्तेमाल होता है चीड़ के वृक्ष का। इसके अलावा आगे आ जाइए, फिर है ब्लू पाइन। तो ब्लू पाइन कहाँ मिलेगा? ये भी लगभग उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। या आपको कश्मीर से लेकर के असम तक जो उत्तरी मतलब हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब असम के उत्तर तक, सिक्किम तक आपको ये वृक्ष देखने को मिलेंगे जिसका नाम है ब्लू पाइन। अब ये ब्लू पाइन का उपयोग क्या है? तो ब्लू पाइन का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने के लिए होता है। तो याद रहेगा आपको, तो रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, इसके अलावा तारपीन का तेल निकालने के लिए भी ब्लू पाइन नामक वनस्पति उपयोग में लाई जाती है। क्या ये चीज क्लियर हुई भाई? बढ़े आगे। इसके अलावा अगली वनस्पति है जिसका नाम है वालनट। याद रखें, वालनट का एक दूसरा नाम भी है, इसे अखरोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वालनट को अखरोट भी कहा जाता है। और इसकी जो वनस्पति होती है, इसकी जो ये जो लकड़ियां होती हैं, ये लकड़ियां सूखने के बाद, इसकी ये जो वनस्पति है सूखने के बाद इसका साइज कम नहीं होता है। ये किसी भी प्रकार से इसका ये दबती नहीं है। तो जो साइज इनका रहता है शुरू में, बाद में भी इनकी कटाई के बाद ये वैसी ही रहती हैं, ये सूखती नहीं है। और ना सूखने की वजह से इसका इस्तेमाल बंदूक के जो कुंदे होते हैं, आपने देखा हो ना, गन होती है, गन में जो नीचे जो लकड़ी लगी हुई होती है, तो बंदूक के कुंदे किसके बनाए जाते हैं? वॉलनट के बनाए जाते हैं। तो याद रहेगा, इसके अलावा बंदूक के कुंदों के अलावा इस लकड़ी का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी होता है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? तो बंदूक के कुंदे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वालनट या अखरोट नामक लकड़ी उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये सूखती नहीं है ना। हाँ, ये याद रखना, सूखती नहीं है लकड़ी। इसके अलावा है विलो। सुना होगा आपने विलो। विलो ये भी उत्तर भारत में आपको ये देखने को मिलेगी विलो। और विलो जो होती है काफी हल्की लकड़ी होती है और इस लकड़ी का इस्तेमाल क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए होता है। तो याद रहेगा, क्रिकेट के बल्ले, जो बैट होते हैं क्रिकेट के, वो बनाए जाते हैं विलो से। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसके अलावा और भी खेल के सामान विलो नामक लकड़ी से बनाए जाते हैं। क्लियर? स्पेशली कश्मीर में मिलती है ये विलो। इसके बाद है स्प्रूस। स्प्रूस का इस्तेमाल, अच्छा स्प्रूस कहाँ मिलेगी? ये भी कश्मीर में मिलेगी। इसका इस्तेमाल लुगदी बनाने के लिए और पैकिंग सामान के लिए होता है, लुगदी और पैकिंग के सामान बनाने के लिए। उसके बाद है साइप्रस। साइप्रस ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है भाई साइप्रस का, फर्नीचर उद्योग के लिए। और एक और लकड़ी पाई जाती है यहाँ पर, मैंने नाम नहीं लिखा है, इसका नाम है सिल्वर फर। तो ये भी खासकर काष्ठ के लिए, लुगदी के लिए और कागज के लिए इस्तेमाल होता है, सिल्वर फर। तो आप लिख लेना यहाँ पर सिल्वर फर। सिल्वर फर ये भी किस प्रकार की वनस्पति है? पर्वतीय वन है, जो हिमालय में देखने को मिलेगी। काष्ठ के लिए, लुगदी के लिए और फर्नीचर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लुगदी के लिए, सॉरी फर्नीचर के लिए बोल रहा हूँ मैं, कागज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कागज बनाया जाता है किससे? सिल्वर फर से। ठीक है, तो ये जो देवदार, चीड़, ब्लू पाइन, वालनट, विलो, स्प्रूस, साइप्रस, ये किस प्रकार की वनस्पतियां हैं? पर्वतीय वनस्पतियां हैं। तो आपसे कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कौन से वन किन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, या कौन सी वनस्पति किस प्रकार की, कौन से वन किस प्रकार की वनस्पति में शामिल किए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखें, मैंने आपको सबके नाम बता दिया और इनका उपयोग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो
मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भारतीय वन रिपोर्ट आप याद रखें, 2021 की रिपोर्ट के आधार पर कुछ आंकड़े मैंने आप लोग को दिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हर 2 साल में ये आंकड़े आपको दिए जाते हैं। अच्छा, एक जो वनस्पति मैंने आप लोग को नहीं बताई वो कौन सी है? ज्वारीय वन है। ज्वारी वन की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जो ज्वारी वन है ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? भारत के सभी उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहाँ पर नदियाँ समुद्र में गिरने के पहले अपना मुहाना बनाती हैं, मतलब जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, जो दलदली क्षेत्र होता है, तो डेल्टाई और दलदली क्षेत्र में आपको ज्वारी वन देखने को मिलेंगे। जैसे आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पर आकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा ये कहा जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा जहाँ पर गोदावरी नदी और कृष्णा नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वहाँ भी आपको बड़ी मात्रा में ज्वारी वन या मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो भारत के सभी दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? ज्वारी वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति है। और ये जो मैंग्रोव वनस्पति है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये आने वाले तटीय क्षेत्र में आने वाले साइक्लोन और सुनामी से तटीय क्षेत्र की रक्षा करते हैं और नुकसान से होने वाले प्रभावों को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो इसमें मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे। इसमें सुंदरी नामक एक वृक्ष होता है, तो सुंदरी वृक्ष इस सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर केवड़ा मिलेगा। केवड़ा से ही मिलता जुलता एक नाम है हेजड़ा। हिजड़ा नहीं है ना, तो हेजड़ा नामक वृक्ष भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ज्वारी वनस्पति का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पर एक और वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है सोनोरिटा। क्या नाम है? सोनोरिटा। तो ये वनस्पति भी किसका एग्जाम्पल है? ये ज्वारी वनों का उदाहरण है या ज्वारी वनस्पति में इसको शामिल किया जाता है। चलिए, तो ये भारत में हमने 5 प्रकार की जो वनस्पति अलग अलग क्षेत्रों में पाई जा रही है उनको हमने देखा। तो भारत में सदाबहार वनस्पति वाले क्षेत्र ये हो गए मालाबार तट और पूर्वी भारत। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वाले क्षेत्र ये हो गए जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो रही है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं यहाँ पे जहाँ 100 से कम सेंटीमीटर बारिश होती है। इसके अलावा तीसरी जो वनस्पति है वो हमने देखा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो इसी में शामिल है कम वर्षा वाले क्षेत्र में। चौथा हमने देखा शुष्क अर्धशुष्क कांटेदार वन, तो ये पूरा का पूरा राजस्थान और ये गुजरात वाला क्षेत्र। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत का ये मध्य भाग। और उसके बाद फिर हमने देखा पर्वतीय वन, तो हिमालय क्षेत्र में पूरे के पूरे ये कश्मीर लद्दाख से लेकर के ये यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जो वन पाए जाएंगे ये इसी में आते हैं। तो ये भी ये पर्वतीय वन है, यहाँ पर मैंने बनाया नहीं था तो आप याद रखिएगा ये पर्वतीय वन है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में हमने देखा ज्वारी वन, तो ज्वारी वन जैसे मैंने आपको बताया दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियों का उल्लेख किया और उसमें उगने वाले जितने भी वृक्ष हैं उन सभी की हमने बात की। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।